Hello, Matujima, and you're watching Morning Pulse on Onblock TV. Defence Minister Rajnath Singh on Saturday inaugurated the Nausena Shaurya Vatika in Lucknow in the presence of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya and Pradesh Padak along with other dignitaries. Addressing the gathering, Chief Minister Yogi Adityanath stressed the importance of a secure environment for development, stating that progress and welfare initiatives can only thrive when law and order are maintained. Referring to the state's past situation, he said Uttar Pradesh had witnessed frequent curfews and criminal activities before 2017, making life difficult for ordinary citizens. सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। अब याद करिए 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था, रोज कर्फ्यू लगता था, पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश की व्यवस्था में जीना हराम कर दिए थे। उस असुरक्षित वातावरण में निवेश की संभावना, विकास की संभावनाएं अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं। लेकिन जब हमारा सैनिक सुरक्षा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। और याद करना, उसी भाव को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने लखनऊ में इस नौसेना की इस वाटिका को, इस म्यूजियम को यहां पर आग्रह किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने और उनकी पूरी टीम ने हमारी टीम के साथ मिलकर के एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा किया। और आज यह भव्य स्वरूप लखनऊ के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को इस नौसेना के इस म्यूजियम के माध्यम से हम सबको एक नई सोच के साथ देखने, सुनने और जानने का एक अवसर या केंद्र हम सबको प्रदान कर रहा है। बहनों और भाइयों, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, लेकिन याद करना, जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे तो दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है, और वही भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ करती है। और उसी मजबूती के साथ एक नई प्रेरणा के केंद्र के रूप में अब लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहां पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे। Congress leader Satish Jarkioli has expressed confidence that Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar will succeed Sitaramaiah as the next Chief Minister of Karnataka, asserting that the decision has already been made by the party high command. Speaking to reporters, Jarkioli said there was no ambiguity regarding the leadership transition and claimed that both the Congress high command and Chief Minister Sitaramaiah had indicated that Shivakumar would take over the top post. We can expect from this meeting, because already the Chief Minister has resigned and there is a meeting to elect the new leader of the party. CL पीरियड का 4 बजे मीटिंग है, सभी नेता लोग आ रहे हैं।
तो हमारा नेता को चुना जाएगा, उसके बाद में गवर्नर के पास चला जाएंगे, उसके बाद जो डेट मांगेगा वो डेट पे पद ग्रहण हो जाएंगे। ये तो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आज फॉलो कर रहे हैं हम लोग। लेकिन सर किस तरीके से देखते हैं आप, जो चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया और उसके बाद पार्टी लीडरशिप से जाकर मिले हैं और एक ऐसा लग रहा है कि डीके शिव कुमार ही जो है अगले मुख्यमंत्री होंगे, आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए सीएम सिद्धरामैया जी इस्तीफा देने के बाद तो तय है डीके शिव कुमार जी बनेंगे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ आज का मीटिंग जस्ट एक मीटिंग हो रहा है, उसके बाद जो फॉर्मेलिटी होगा गवर्नर के पास, उसके बाद डेट टाइमिंग तय होगा, उसके बाद तो निश्चित रूप से जो हाईकमांड जो निश्चय किया है डीके शिव कुमार की अगला हमारा मुख्यमंत्री रहेगा, वो तो ऑलरेडी अनाउंस किया है। सिद्धरामैया जी ने घोषित किया है अगला मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार रहेंगे। सो उनके साथ सब लोग सिद्धरामैया जी रहेंगे, सब पूरा पार्टी उनका पीछे हम जरूर रहेंगे। सो हम आशा करते हैं जैसा सिद्धरामैया के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है, 2 बरस में भी हम चाहते हैं कर्नाटक का विकास हो, खास करके बेंगलोर सिटी। सो बहुत सारे चैलेंज है, उसको शायद निभाएंगे नया हमारा मुख्यमंत्री। लेकिन सर बड़ी बात ये भी है कि पुराने मिनिस्टर्स, पूरी कैबिनेट है वो रिटेन होगी नहीं होगी, आप भी एक मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, तो आप लोगों को क्या लग रहा है अभी और आप लोग किस तरीके? देखिए हाईकमांड तय करेंगे कौन रहेंगे, मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, नया रहेंगे, पुराना रहेंगे। सो ये पूरा डिपेंड हाईकमांड, नया चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी तय करेंगे। सो सोच समझ के करेंगे लोग कौन चाहिए रहना है कैबिनेट में, और काम करेंगे जो अच्छे उसको जो चुन के ले लेंगे वो लोग। लेकिन सर कई सीनियर मिनिस्टर जो है, कहा जा रहा है कि वो सीनियर मिनिस्टर्स नहीं होंगे जो उनकी मिनिस्ट्री में थे, जो उनकी कैबिनेट में थे, सिद्धरामैया जी की, डीके जी की कैबिनेट में नए मिनिस्टर्स को भी और लाने का, यंग फेसेस लाने की बात की जा रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो यंग तो रहना चाहिए, उसमें शक नहीं है, यंग भी रहना चाहिए, पुराना भी रहना चाहिए, क्योंकि अनुभव भी बहुत मायने रखते हैं। सो कॉम्बिनेशन हाईकमांड करेंगे, बैलेंस करेंगे नया और पुराने। और इसके अलावा सर जो सिद्धरामैया जी की लेगेसी है, उन्होंने कहा कि उन्हें राज्यसभा के लिए ऑफर किया गया कि आप राज्यसभा में आके नेशनल पॉलिटिक्स में आइए, बट उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। उनकी लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए? उनके बेटे जो है यतेंद्र, क्या उनको कैबिनेट में होना चाहिए? देखिए वो तो राज्यसभा की हाईकमांड ने उसको आह्वान तो दिया था, मगर वो मना किया है। मैं स्टेट में ही रहूंगा, अभी मेरा 2 साल अभी इधर मेरा कार्यकाल है, मैं यही काम करूंगा कांग्रेस के लिए, और मेरा लक्ष्य है आगे 28 का हमारा सरकार फिर बने कांग्रेस। और अभी उनका बेटे का बात आ गया तो वो हाईकमांड तय करना है वो रहेंगे या नहीं मंत्रिमंडल में। सो ये पार्टी हाईकमांड ही निर्णय करेंगे। डिप्टी सीएम पे भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए सर, क्योंकि डिप्टी सीएम पता नहीं, ये भी चर्चा चल रही है पार्टी में, मगर हमको पता नहीं है उसके बारे में, या होंगे या नहीं होंगे। सो चर्चा तो चल रहा है पार्टी में। एक बड़ी बात ये भी है सर, अगर पीसीसी प्रेसिडेंट भी जो है वो नया चुना जाएगा, सपोर्टर्स जो हैं वो आपके लिए भी बहुत जो है कीन है, वो ये कह रहे हैं कि आपको पीसीसी की कमान मिलनी चाहिए, तो क्या आप चाहते हैं, आप जिम्मेदारी आपको मिले? देखिए अभी चर्चा तो नहीं हुआ है, प्रारंभ तो नहीं हुआ है। जब बस आज शाम को सभी नेता लोग आ रहे हैं दिल्ली से और हमारे लोग, शायद उस पर चर्चा हो जाएंगे, जब भी उसकी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। सर आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, आप अपनी पॉलिटिक्स को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप सरकार में या संगठन में, कहाँ आप रहना पसंद है? नहीं, कहीं भी हमको काम कर सकते हैं, अगर हमने साबित कर दिया 3 साल पीडब्ल्यू मिनिस्टर बन के अच्छा काम किया है, और कहीं हम उपचुनाव में काम कर वो भी साबित किया है, हम पार्टी के लिए भी काम कर सकते हैं। जो पार्टी को जो अच्छा लगे वो करें। और ये जो चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसके बाद सरकार पे और कांग्रेस पे क्या आगे नया चीज आप देखने को हम उम्मीद करें, कि कर्नाटक के लोग उम्मीद करें, क्योंकि अभी तक जो था उसके बाद अब नया चेहरा आता है मुख्यमंत्री का, नई कैबिनेट बनती है, उसमें कुछ लोग नए आते हैं, कुछ लोग पुराने रहते हैं,
इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप, क्योंकि चैलेंज 2028 है। मैंने शुरू में कहा था ना, जैसा सिद्धरामैया कार्यकाल में जो हुआ है अच्छा काम, वो हम उम्मीद करते हैं DK शिव कुमार कार्यकाल में वो काम हो जाएंगे, खास करके बेंगलुरु सिटी के लिए। सो उम्मीद करते हैं अच्छा काम शिव कुमार भी करने का उनके पास वो कैपेसिटी है। सो वो भी अच्छे काम करेंगे और अच्छा CM बनेंगे। BJP national spokesperson C.R. Kesavan has strongly criticized the handing of the rendition of Vande Mataram in Kerala Legislative Assembly, alleging that the Congress was engaging in divisive politics. Addressing the controversy, Kesayam accused the Congress of promoting religious polarization and claimed that the alleged truncation of Vande Mataram in the Assembly had undermined the sentiments associated with the national song. Vande Mataram in full. The compromise Congress party peddling its toxic communal agenda of religious polarization by truncating the Vande Mataram's rendition in the Kerala Assembly has grievously demeaned and insulted the selfless sacrifices of generations of patriots who gave up their lives uttering Vande Mataram for the cause of Indian freedom. Time and again, history is witness to how the Congress party has abandoned national interest and betrayed national unity for its political survival. In 1937, Nehru's Congress, with its Hindu Virodi mindset, aligned with Muhammad Ali Jinnah and the Muslim League and removed stanzas in the Vande Mataram which praised Ma Durga, Ma Saraswati and Ma Lakshmi. And today, Rahul Gandhi's Congress, dictated by communal vote bank politics of religious appeasement, has once again insulted the Vande Mataram and mortgaged our national unity and national pride at the altar of their bigoted religious appeasement politics. This is the 150th year commemoration of the glorious Vande Mataram, which was a symbol of solidarity during our independence movement, and our central government has honored the Vande Mataram and given very clear, comprehensive guidelines and protocols as to how Vande Mataram should be played at public events. And despite this, the Congress government in Kerala has deliberately disrespected and dishonored Vande Mataram. We saw during the British times, the British regime banned the Vande Mataram and imprisoned our freedom fighters from singing Vande Mataram because it was a symbol of national unity which brought together people. And today, Rahul Gandhi's compromised communal Congress is insulting the Vande Mataram because their communal agenda, the communal agenda of the Congress, is to divide a nation on religious lines. AIP National Convener Arvind Kejriwal has criticized the central government over reports suggesting that the Indian Air Force may be deployed to transport NEET UG examination papers, calling it a reflection of administrative failure. Reacting to the reports, Kejriwal questioned the need for involving the armed forces in the examination process and argued that such a step highlights concern over the government's ability to ensure the secure conduct of national-level examinations. He said the development points to deeper issues in governance and the management of the examination system. ये वीडियो बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना। मैं खुद IIT से इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए शिक्षा के महत्व को समझता हूँ और मैं मानता हूँ कि जब तक हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, देश तरक्की नहीं कर सकता। कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है? कहीं सुना है इस किस्म की नौटंकी? केवल और केवल इस सरकार को नौटंकी करनी आती है, ये दिखाने के लिए कि हमने कितना बड़ा स्टेप ले लिया, वो ये कर रहे हैं। उनका सिस्टम को ठीक करने का कोई इरादा नहीं है। अगर कोई अच्छी नीयत वाली सरकार होती, वो देखती भी लीकेज कहां से हो रही है और उसको प्लग करती। हम एयरफोर्स के जहाजों से, एयरफोर्स के ट्रकों से इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। जाहिर तौर पे सिस्टम को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये लीकेज जारी रहेगी, जहां से लीक हो रहे हैं वो जारी रहेगा। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बहुत बड़े माफिया ने अपनी जकड़ में ले लिया है। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक माफिया की जकड़ में है। वेदांत, आपने नाम सुना होगा, सोशल मीडिया पे आजकल काफी चल रहा है। वेदांत 12वीं क्लास का लड़का है बेचारा, उसने पेपर दिए, उसके पेपर में नंबर कम आए,
उसने अपने पेपर निकलवाए, पता चला फिजिक्स के अंदर उसका पेपर किसी और से बदल दिया गया और उसके नंबर बहुत कम लगाए हुए हैं। उस बेचारे बच्चे ने ट्विटर पे ये बात डाल दी कि मेरा पेपर बदल गया। सारे इनके ट्रोल आर्मी, इन लोगों की सारी ट्रोल आर्मी बेचारे पे चढ़ गई। कोई कहता है पाकिस्तानी है, कोई कहता है एंटी नेशनल है। छोटे से बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही होगी, उसकी साइकोलॉजी पे क्या गुजर रही होगी, आप समझ सकते हो। ये पूरा शिक्षा माफिया को बचाने की कोशिश है। इसके खिलाफ अगर कोई अकेला बच्चा, अकेला वेदांत नहीं है, पता नहीं कितने बच्चों ने अपनी बात डाली, सबके पीछे पड़ गए ये लोग। अगर एक एक बच्चा आवाज उठाएगा, ये छोड़ेगा नहीं शिक्षा माफिया, ये छोड़ेंगे नहीं आपको, सबकी आवाज दबा देंगे। सबको मिलके आवाज उठानी पड़ेगी इनके खिलाफ। सारे मिलके आवाज उठाओगे तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी की पूरी सरकार पे शिक्षा माफिया का कब्जा हो गया है। आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। ये वीडियो बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना। मैं खुद आईआईटी से इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, इसलिए शिक्षा के महत्व को समझता हूं और मैं मानता हूं कि जब तक हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, देश तरक्की नहीं कर सकता। कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है? कहीं सुना है इस किस्म की नौटंकी? केवल और केवल इस सरकार को नौटंकी करनी आती है, ये दिखाने के लिए कि हमने कितना बड़ा स्टेप ले लिया, वो ये कर रहे हैं। उनका सिस्टम को ठीक करने का कोई इरादा नहीं है। अगर कोई अच्छी नीयत वाली सरकार होती, वो देखती भी लीकेज कहां से हो रही है और उसको प्लग करती। हम एयरफोर्स के जहाजों से, एयरफोर्स के ट्रकों से इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। जाहिर तौर पे सिस्टम को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये लीकेज जारी रहेगी, जहां से लीक हो रहे हैं वो जारी रहेगा। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को बहुत बड़े माफिया ने अपनी जकड़ में ले लिया है। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक माफिया की जकड़ में है। वेदांत, आपने नाम सुना होगा, सोशल मीडिया पे आजकल काफी चल रहा है। वेदांत 12वीं क्लास का लड़का है बेचारा, उसने पेपर दिए, उसके पेपर में नंबर कम आए, उसने अपने पेपर निकलवाए, पता चला फिजिक्स के अंदर उसका पेपर किसी और से बदल दिया गया और उसके नंबर बहुत कम लगाए हुए हैं। उस बेचारे बच्चे ने ट्विटर पे ये बात डाल दी कि मेरा पेपर बदल गया। सारे इनके ट्रोल आर्मी, इन लोगों की सारी ट्रोल आर्मी बेचारे पे चढ़ गई। कोई कहता है पाकिस्तानी है, कोई कहता है एंटी नेशनल है। छोटे से बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही होगी, उसकी साइकोलॉजी पे क्या गुजर रही होगी, आप समझ सकते हो। ये पूरा शिक्षा माफिया को बचाने की कोशिश है। इसके खिलाफ अगर कोई अकेला बच्चा, अकेला वेदांत नहीं है, पता नहीं कितने बच्चों ने अपनी बात डाली, सबके पीछे पड़ गए ये लोग। अगर एक एक बच्चा आवाज उठाएगा, ये छोड़ेगा नहीं शिक्षा माफिया, ये छोड़ेंगे नहीं आपको, सबकी आवाज दबा देंगे। सबको मिलके आवाज उठानी पड़ेगी इनके खिलाफ। सारे मिलके आवाज उठाओगे तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी की पूरी सरकार पे शिक्षा माफिया का कब्जा हो गया है। आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। Chief Election Commissioner Ganesh Kumar on Saturday attended the second National Conference of Councillors representing the Election Commission of India, where he underscores the importance of maintaining accurate electoral rolls and ensuring free and fair elections. Addressing the gathering, Kumar said the focus of the Election Commission remains on achieving fair rolls and fair polls. He highlighted the ongoing Special Intensive Revision SR exercise, stating that electoral machinery is actively working to include all eligible Indian citizens who have attained the age of 18 in the voter list. I stand before you to phrase what perhaps the day today means. Fair rolls and fair polls. That's the moment, and India is in it today. During SIR, the Special Intensive Revision, all citizens of India who had attained 18 years of age are being included aggressively by the electoral machinery, and all those who are ineligible, such as dead, duplicate, absent, shifted, and foreigners, are being removed. The SIR has not only withstood the scrutiny of the highest court in India,
but has also been immensely successful in meeting its constitutional and legal mandate. I must also tell you that under the close watch of more than 15 lakh booth-level agents, district and state presidents of all the national and state political parties, the special intensive revision is done by more than 11 lakh booth-level officers, assistant electoral registration officers, electoral registration officers, which are 4,123, more than 765 district election officers, and 36 chief electoral officers who are standing or sitting here before you. All of them are state government employees and are on deputation to the Election Commission for preparing one of the most, and I repeat, one of the most accurate electoral rolls in the world. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha has highlighted the transformative power of literature, saying that books can often create a lasting impact that surpasses the influence of large institutions and organizations. Addressing an event, Sinha observed that governments, administrative system, major institutions and global businesses frequently invest vast amounts of money to expand their reach and influence. आपकी रचना अमरता की प्रतीक है। आपकी क्षमता किसी सीमाओं में नहीं बांटी जा सकती। मैंने कई अवसरों पर इस बात को देखा है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं, सरकारी मशीनरी वैश्विक विमर्श गढ़ने के लिए कई बार करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं, लेकिन एक फिक्शन या नॉन फिक्शन नॉवेल वो असर कभी कभी पैदा कर देता है जिसे करोड़ों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं किया जा सकता। इसका कारण ये है कि लेखनी शब्दों में नहीं, दिल की धड़कनों में बसती है। और इसलिए कुछ वर्ष पहले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक आह्वान किया था कि हमें औपनिवेशिक जो मानसिकता हमारी कॉलोनियल माइंडसेट, उसके हर अंश को अब मिटाने का समय आ गया है। और मैं मानता हूं कि हमें इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा, देखना होगा कि विदेशों में बैठकर कोई हमारे इतिहास और वर्तमान को तोड़ मड़ोड़ कर न पेश कर पाए। अभी कुछ दिन पहले ही मैं खबर पढ़ रहा था, किसी लेखक ने भारत के इतिहास के बारे में कुछ गलत तथ्य प्रस्तुत किए, उसे दुरुस्त करके ग्लोबल रीडर्स तक पहुंचाना, ये मुझे लगता है कि लेखकों का, साहित्यकारों का, ये उनकी जिम्मेदारी है। दुनिया को बार बार हमें याद दिलाना होगा कि 6000 वर्ष पूर्व जब वेदों की रचना हुई थी, उस समय भारतवर्ष विश्व की इकोनॉमी, एजुकेशन, कल्चर, साइंस, फिलॉसफी इसका प्रमुख केंद्र था। लंबे समय तक भारत ही विश्व की सभ्यता और संस्कृति का इंजन भी था, जिसने सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड को ही सोने से निकालने का काम नहीं किया, बल्कि साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन के द्वारा सामाजिक आर्थिक उन्नति की नींव भी रखी थी। भारत के सच को, उसके नैरेटिव को गढ़ने के लिए आज बड़ी आवश्यकता है। इतिहास को सुधारने का काम हो या उसे सही रूप में देश के सामने और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम हो। हमारे पूर्वज वैदिक काल से ही तथ्यों को लिखने और उसे लोगों तक पहुंचाने का बहुत ही सटीक काम करते थे, लेकिन अनेक कारणों से, और मैं कहूं कि मुख्यतः गुलामी के कारण, आधुनिक काल में भारत अपना इतिहास सही ढंग से लिखना भूल गया। हम अपनी ही अनमोल परंपरा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए
और इसलिए अनेक लोग दावा करने लगे कि साहब पर्सिया से कुछ हमारे पास आया, तो कुछ चीजें मुगल काल में हमारे पास आई। जो लोग इतिहास को पढ़े हैं, या मैं आग्रह करूंगा कि एक बार इस पर शोध करिए, तो मेरी राय से आप सहमत होंगे कि इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। जानबूझकर विदेशी इतिहासकारों ने भारत की प्राचीन खोजों, साइंस, साहित्य, कला, आर्किटेक्चर में उसकी उपलब्धियों का जिक्र ही नहीं किया। भारतवर्ष में जिस समय साइंस अपने शिखर पर था, उस समय तो पर्सिया में दूर दूर तक साइंस का जिक्र भी नहीं होता था। पर्सिया में साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी का पहला जिक्र 8वीं शताब्दी में आता है, और वह भी भारतवर्ष की वजह से। एडमंड वॉसवर्थ, पैट्रिसिया क्रोन, ह्यूज कैनेडी, केविन वॉन जैसे अनेक रिसर्चर्स ने खालिद इब्न बर्मा का जिक्र किया है, जो मैथमेटिक्स पढ़ने भारत आए थे और यहां से वो ज्ञान का भंडार लेकर के गए थे। उसके बाद खालिद साहब के बेटे ने अपने अनेक दूत उज्जैन भेजे थे, जिन्होंने इंडियन मेडिसिन, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी सीखी थी। अनेक भारतीय स्कॉलर्स को अपने साथ बगदाद भी ले गए और संस्कृत की साइंटिफिक किताबों का अरबी में अनुवाद किया गया, और इसके पर्याप्त प्रमाण आज भी मौजूद हैं। ये सारे लिखित तथ्य हैं जिनका साक्ष्य मौजूद है, और अनेक शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने लिखा है कि 12वीं शताब्दी में यूरोप का प्रथम पुनर्जागरण भारत के ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और कला के खजाने की देन थी। यानी उससे भी हजारों वर्ष पूर्व भारत एक साइंटिफिक नेशन के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका था। इस वर्ष जनवरी में भारत की यात्रा पर आई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस बात को स्वीकार किया कि प्राचीन भारत ने यूरोपियन इनलाइटमेंट को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.